सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का ये वीडियो आपका प्रेसिडेंट चैप्टर के ऊपर है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 के ऊपर है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम जस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग अपना वीडियो कंप्लीट करें। एंड मुझे अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है ताकि आपको एग्जाम्स के पहले मैं जितना मैक्सिमम हो सके उतना वीडियोस ला सकूँ। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मैं कुछ बोल रहा नहीं, जस्ट वही चीज़ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है, प्लीज़ शो योर लव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर वीडियोज़ प्लीज़। ठीक है, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अस। शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स और जितने भी हैं उन्हें हेल्प मिल सके। वी डोंट चार्ज एनी मनी, कोई पे हम लोग नहीं लेते आपको वीडियोज़ दिखाने के लिए या फिर वीडियोज़ पढ़ाने के लिए, जस्ट कि आप लोग शेयर करिए। ठीक है, दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। द प्रेजिडेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट को क्या किया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है नहीं था, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो आपको किसको दिया गया है, प्रेजिडेंट को दिया गया है। ठीक है, ही एक्सरसाइजेज दिस पावर आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑल ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन हु आर हिज सबऑर्डिनेट्स। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है या तो प्रेसिडेंट खुद उसे एक्सरसाइज करते या फिर उनके अंडर जो IAS IPS ऑफिसर जो भी ऑफिसर्स रहते हैं ना, जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं, या फिर उनके द्वारा वो ऑफिसर्स से काम करवाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करवाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को। चलो, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। स्टेट इन द सेंस यहाँ कंट्री का बात हो रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, हेड ऑफ द कंट्री है, और जो तीनों आर्म फोर्सेज है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों का जो कमांडर है कौन है, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट पावर अपना किससे एक्सरसाइज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो एडवाइस रहेगा उसके थ्रू अपना पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज और हर फंक्शंस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये पॉइंट कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है जो कि हेड है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया गया है जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेगा उनका एक्सरसाइज या फिर उनका ड्यूटीज़ को पूरा करने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये कहाँ पे दिया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट को, कि आपको जो भी काम है वो आप प्राइम मिनिस्टर या फिर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेके आप करोगे। ठीक है, ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। चलिए, अब आता है क्वालिफिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड है 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर हो सकता है बट नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। सी है क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा का मेंबर्स क्या है तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, मेरा उस वीडियो में चल जाइएगा, यूनियन पार्लियामेंट का, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स में अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए, a person shall not be eligible for election as president if he holds an office of profit under the government of India or government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the state governments। ये पॉइंट कहता है कि एक पर्सन है वो एलिजिबल नहीं हो सकता प्रेसिडेंट, कब, जब वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता है। कहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट के अंडर अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस कि मान लो कोई जॉब करता है या फिर कुछ भी करता है, वो नहीं कर सकता। वो उन्हें हर जगह से रिज़ाइन देना पड़ेगा ताकि पूरा क्लीन हो जाए, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं रेलवेज़ में काम करता हूँ, मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, मैं नहीं कर सकता, मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, I can't hold an office of profit. However, a person is not deemed to hold an office of profit by reasons only that he is president or vice president or a minister either for the union or the state. वो पर्सन को कब ऐसा बोला जाता है कि आप होल्ड नहीं कर सकते, जब आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ एनी अदर मिनिस्टर आप जब होते, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, अगर आप इस चीज़ के लिए होते तो आप कभी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, इसीलिए एनी पर्सन हु होल्ड और हैज़ हेल्ड द office as president shall be eligible for re-election that office subject to other provisions of the constitution। अगर आप प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हो या फिर आप प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते थे, तब भी आप री इलेक्शन में ज़रूर खड़ा हो सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट यही कह सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू। ठीक है, चलो
कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो इलेक्ट करते हैं उनका क्या क्या कौन कौन रहते हैं उसमें आइए देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सिंपल सा बात है, लोकसभा राज्यसभा का दोनों के मेंबर्स होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स। नंबर 2, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये पॉइंट कहता है, देखो हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन रहता है वो कौन करते हैं, एमएलएस करते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के होने चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होने चाहिए, कहाँ कहाँ के, स्टेट्स के इंक्लूडिंग नेशनल, दिल्ली के होने भी चाहिए, और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है जैसे पुडुचेरी वगैरह सबके होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज आर नॉट एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। समझे, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो, और जो एंग्लो इंडियन जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा में, ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इनको वोटिंग का पावर नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। चलो अब आता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विल हैव टू प्रपोज बाय 50 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एमपीज एमएलएस सेकेंडेड बाय द, तो ये जो पॉइंट आपका एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। आपका जो कंपोजिशन आएगा 1 और 2 पॉइंट जो है ये दो आप पढ़ सकते हो, आएगा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको लिखना पड़ेगा द एमएलएज, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ कहाँ के, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग दिल्ली, ठीक है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, बोथ द मेंबर्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो पार्ट है ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, सो मैं ऐसा स्किप कर रहा हूँ, डोंट हैव टू स्टडी, ये नहीं पूछेगा। फिर मैनर ऑफ इलेक्शन जो है ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ये सम्स करने कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एग्जाम में नहीं आने वाला, कभी भी एग्जाम में आपका ये 3 पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ इसे स्किप कर देना, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। जो आएगा एग्जाम में सिर्फ उसे पढ़ना है ताकि फ्रूटफुल हो, फ़ायदा आया, ठीक है। चलो अब मेन पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आप भी पूछते होंगे सर हम उसे डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं करते, आइए पढ़ते क्यों नहीं इलेक्ट करते। If the president was to be elected directly by the people, he could become a rival center of power to the Council of Ministers. This would be against the parliamentary system of ministerial responsibility, as Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly that we could not have a directly elected president and not give him real powers. देखो मैं आपको समझाता पॉइंट क्या कहना चाहता, बहुत अच्छा पॉइंट है। आप भी पूछते होंगे सर हम डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं करते प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट हमारे लीडर है, प्रेसिडेंट कंट्री के हेड है, हम उसे इलेक्ट क्यों नहीं करते, हम जो पब्लिक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आप इलेक्ट करते हो, हम इलेक्ट करते हैं वोट देकर, ठीक है। देखो मैंने वोट दिया हुआ है फर्स्ट टाइम, तो प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम भी प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करने लग गए तो फिर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या रहा, दोनों को तो पीपल इलेक्ट कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस कहाँ रहा। अगर प्रेसिडेंट को भी रियल पावर्स दे दिया जाए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को है, तो फिर दोनों में तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मुझे ये करना है, प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, तो उसमें क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हुआ नहीं, फिर झगड़ा होने लग जाएगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू सर कहते थे कि हम लोग डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं रख सकते या फिर उन्हें गिवन पावर नहीं दे सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, सर मुझे काम करने दे रहा नहीं है, वो बोलेगा ऐसा गलत है, ये बोल रहा है वो गलत है, बात समझे। इसीलिए और देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो की रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट को एमएलए इलेक्ट करते हैं, खुद में इलेक्ट होते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसे हम इलेक्ट करें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि पब्लिक इलेक्ट कर रही है, ठीक है। क्लियर रखिएगा ये बात को। चलिए, सिंस द मेंबरशिप ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाज लाइकली टू बी डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट merely by a majority of members of the union parliament could make him a nominee of the ruling party like the prime minister. देखो अगर सिंपली ऐसे मतलब अगर हम जो विनिंग पार्टी है उससे अगर हम चूज़ करते प्रेसिडेंट को, तो ऑब्वियस बात है वो एक विनिंग पार्टी का नॉमिनी बन जाता है। यहाँ पे कोई किसी का मर्जी से फिर होता नहीं। जैसे मुझे मान लो एक व्यक्ति जो बना प्रेसिडेंट वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो फिर भी वो बन गया, क्यों, क्योंकि वो विनिंग पार्टी का था। तो ऐसे तो नहीं ना चल सकता, आपको हर किसी का परमिशन लगता है, हर किसी का वोटिंग लगता है। मेजॉरिटी वोट से अगर वो बंदा सच में डिजर्व करता है टू बी द प्रेसिडेंट, देन ओनली ही शुड होल्ड द ऑफिस। जस्ट बिकॉज वो पार्टी जीत गई है और उन्हें हम प्रेसिडेंट बना दें, तो वैसे तो फिर तो गलत हो गया ना, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री, सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे क्या होता है, एमएलए जितने होते हैं वो लोग वोट करते हैं, यहाँ पे विनिंग पार्टी से हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, तो वो एक नॉमिनी बन गया विनिंग पार्टी का, ठीक है।
चल जैसे कि प्रेसिडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, विनिंग पार्टी का हेड हो गया वो। सच प्रेसिडेंट कुड नॉट रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन, वैसा प्रेसिडेंट कभी भी पूरे कंट्री को नहीं चला पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब होता है जो वहाँ पे रहते हैं, जो कि उन्हें इलेक्ट करते हैं। In India, the electoral college consists of the elected members of the two houses of the parliament and the legislative assemblies of the state. जैसे कि कहा, दोनों member houses of both the houses, members of both the houses and the MLAs, members of legislative assembly of the states. Such an electoral college would make the president the elected representative of the whole nation, would a clear voice given to the state as well. देखो, हाँ, यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों हाउस के मेंबर्स वहाँ पे आपको इलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, आप पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एमएलएज भी आपको वोट करते हैं तो एमएलएज कहाँ के होते हैं, वो स्टेट्स के होते हैं। तो अगर जब एमएलएज भी आपको वोट करते हैं तो आप इससे क्या करते हैं, आप यूनियन को भी रिप्रेजेंट किया, स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आपको बोथ द हाउसेस के मेंबर्स भी, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स भी आपको इलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, और स्टेट गवर्नमेंट जो एमएलएज आते हैं वो भी तो आपको वोट कर रहे हैं। तो अब इससे क्या होता है कि आप क्लियर वॉइस बन जाते हैं, किसका, एमएलएज का भी बन जाते हैं और एमपीज़ का भी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपर एंड लोअर हाउस बोथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वॉइस बन जाते हैं और स्टेट से जो एमएलए सेलेक्ट हुए हैं उनका भी आप वॉइस बन जाते हो, ठीक है, ये पॉइंट है। चलो ठीक है, चलिए, टर्म ऑफ ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रेसिडेंट शैल होल्ड एन ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, 5 साल, 5 years, और इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ही शैल कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अंटिल द सक्सेसर टेक्स द चार्ज। सिंपल सा बात है, और टर्म होगा प्रेसिडेंट का 5 years का होगा, ठीक है, और वो कब तक अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, जब तक कि एक नया उनका सक्सेसर जो ऑफिस में चार्ज ना ले ले तब तक, क्योंकि वैकेंट नहीं रख सकता कभी ऑफिस, ही इज़ द प्रेसिडेंट, वो कोई क्लर्क नहीं है जो वैकेंट हटा दो भाई, नौकरी से निकाल दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या क्या है, आइए पढ़ते हैं। डायरेक्ट पॉइंट्स में आए हम लोग, डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, डायरेक्ट पॉइंट्स में आए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। रेजोल्यूशन विच इज़ मूव्ड आफ्टर अ लीस्ट एट लीस्ट 14 days नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस। देखो, अब अगर एक प्रेसिडेंट है जो कि अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर रहा, तो क्या होगा, 14 days पहले 1/4 क्या दिया है, हाँ, मिनिमम 1/4 जो मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज है, वहाँ पे क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। कब, 14 days पहले देने का, मतलब जो उन्हें कन्वे करना उसके 14 days पहले मिनिमम 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, किसके अगेंस्ट, द प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, हटाने के लिए, ठीक है। एंड द रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। देखो, रेजोल्यूशन को मतलब रेजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर्स चाहिए टोटल मेंबर्स के, और रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 मेंबर्स चाहिए बोथ द हाउसेस का। क्लियर हुआ। इम्पीचमेंट में क्या है कि एक रेजोल्यूशन को लिखा जाएगा, एक रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, मान लो स्टार्ट किया जाएगा कब, 14 days पहले, प्रायर टू द नोटिस देने का 14 days पहले, किसके द्वारा, 1/4 मिनिमम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस के द्वारा स्टार्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट कहता है तो रेजोल्यूशन इज पास कितना जन से, बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है, पास के लिए 2/3 एंड स्टार्ट के लिए 1/4, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। When a charge has been so preferred by either house of the parliament, the other house will investigate the charge and the president has the right to appear and to be represented at such investigation. मान लो राज्यसभा एक बोलता है कि ये प्रेसिडेंट में ये फॉल्ट आया है, इन्हें हटाया जाए, तो लोकसभा क्या करेगा, जो चार्जेस राज्यसभा ने लगाया उसको क्या इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई सच में आप सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, कोई हलवा पूड़ी तो नहीं ना है, हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट अगर कोई एलिगेशंस लगाता है तो लोकसभा क्या करेगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगा, और जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे वहाँ पे प्रेसिडेंट को प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। भाई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, आप ऑब्वियस बात, आप प्रेजेंट तो रहोगे ही ना, किसी भी हाउस में हो सकता है। मान लो लोकसभा जनरेट करता है कि भाई प्रेसिडेंट सर काम ठीक से नहीं कर रहे, ये फॉल्ट है, तो राज्यसभा क्या करेगा, चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, कोई भी हाउस कर सकता। If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority and not less than 2/3 of the total members, सिंपल सा बात है, रेजोल्यूशन जब पास होता है तो कब होता है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स में होता है, 2/3
ठीक है। डिक्लेयरिंग दैट द चार्ज हैज़ बीन सस्टेन्ड, सच अ रेजोल्यूशन विल हैव टू अफेक्ट रिमूविंग ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। अगर देखा जाए कि सच में ये चार्जेस सही है, सस्टेन्ड है, तो संग संग क्या करेगा, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू इम्पीचमेंट, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड, वाटर। चलिए अब आते हैं प्रेसिडेंट कुछ पावर्स। देखिए क्या क्या पावर्स इनके, आइए हम भी जानें। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, जैसा कि वो चैप्टर के बिगनिंग में बताया गया था, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है। चलो, हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल द यूनियन ऑफिशियल्स आर हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। जितने भी यूनियन काम होते हैं, जितने भी सेंट्रल काम होते हैं, देखना सब में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर रहता है, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, जो भी देखना अवार्ड्स मिलते हैं, IPS को अवार्ड मिलता है, IAS ऑफिसर्स को अवार्ड मिलते हैं, या फिर उन्हें अपना पोस्टिंग दिया जाता है, देखना कौन देता है, प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। जितने भी यूनियन मिनिस्टर मतलब सेंट्रल ऑफिसर्स है, सारे प्रेसिडेंट के ऑफिशियल सबऑर्डिनेट्स है। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ टू की पोस्ट्स टू रन द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जितने भी IAS ऑफिसर्स हुए, IPS ऑफिसर्स हुए, गवर्नर हुए, जितने भी ये लोग हुए, इन्हें कौन अपॉइंट करता है स्टेट्स में, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। चलो, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस, सॉरी, ही अपॉइंट्स किसे, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो समझो, सॉरी वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, मिस कर दिया था। जो प्रेसिडेंट है वो किसे अपॉइंट करता है, पहला बात प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। और किसे अपॉइंट करता है, जितने भी काउंसिल और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, MPs है, सबको अपॉइंट करता है। किसके द्वारा, पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है, अब उनका ही एडवाइस लेके उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलो, ही समन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंट एंड आस्क्स हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो मेजॉरिटी वोट्स पाता है उसे आप कॉल करते हैं और बोलते हैं भाई आ जाओ गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। द चीफ जजेस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जो चीफ जस्टिस है उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, और जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, उन्हें अपॉइंट करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, चीफ कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, उन्हें अपॉइंट करते हैं। जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें अपॉइंट करते हैं। कॉम्प्ट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, उन्हें अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC जो क्लियर करता है उसे। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन का, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक कमीशन वेन एवर अपॉइंटेड। तो इन्हें कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ याद करने का नहीं, कुछ पूछेगा नहीं, बस याद कर समझ जाइएगा कि कौन कौन करता है, जैसे एक ब्रीफ रीडिंग मार दीजिएगा और कुछ नहीं। आइए, कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट में गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ओवर स्टेट इज कंप्लीट। देखो, यूनियन गवर्नमेंट हमेशा डायरेक्शन देता है स्टेट को कि भाई आपको ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ठीक है। कोई पूरा कंट्रोल नहीं रहता, बस डायरेक्शन देता है, भाई एडवाइस करता हूँ मैं आपको, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो तो आप बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाओगे। तो सेम चीज़ यूनियन गवर्नमेंट करता है स्टेट्स को। लेकिन जब इमरजेंसी डिक्लेयर होता है स्टेट में, तो पूरा कंट्रोल जो होता है प्रेसिडेंट का हाथ में आता है। देखना, आप बहुत बार सुने होंगे झारखंड में प्रेसिडेंट का रूल आ गया, हमारा वैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा, अगर दोनों पार्टी मेजॉरिटी जो है प्रूव नहीं कर पाए तो क्या होगा, प्रेसिडेंट का रूल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकार बना नहीं पा रहा, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का कंट्रोल रहेगा। यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी यूटीज़ होते हैं, जम्मू कश्मीर हुए, लद्दाख हुआ, पुडुचेरी हुआ, अंडमान निकोबार, ये सबके हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। और वही अपॉइंट करते हैं किसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि गवर्न करते हैं यूटीज़ को, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, एड्रेसेस सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर for the first session after each general election of the Lok Sabha and the government of the first session of each year। हाँ, ये पॉइंट कहता है कि जब भी जनरल इलेक्शन, जैसे 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ, जब फर्स्ट टाइम जब बोथ द हाउस मिलता है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट जो मीटिंग होता है, कौन उससे ऑर्गेनाइज करता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो भी फर्स्ट सेशन चलता है या फिर फर्स्ट मीटिंग रहता है, उसे कौन ऑर्गेनाइज करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, जो बोथ द हाउसेस में एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। इन दिस एड्रेस ही लेज एम्फेसाइज ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट,
एम्फेसाइज किस पे करते हैं, जो गवर्नमेंट का इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसीज़ आया है उस पर ध्यान देते हैं कि भाई आपका क्या क्या पॉलिसीज़ है कंट्री के लिए, क्या 5 साल में आप क्या क्या प्लान किए हो, क्या प्लान नहीं किए हो, आपको बताना पड़ता है। द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू एड्रेस आइदर हाउस ऑन देयर जॉइंट सिटिंग एट एनी टाइम। जब भी जॉइंट सिटिंग होगा तो प्रेजिडेंट कभी भी उसे एड्रेस कर सकते हैं आके वहाँ पे, ठीक है, कभी भी जब भी जॉइंट सिटिंग होगा। चलो मैसेज, अरे सॉरी हाँ, मैसेज टू द पार्लियामेंट। ही हैज़ द पावर टू सेंड मैसेजेस टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आइदर इन रिगार्ड ऑफ एनी पेंडिंग बिल और एनी मैटर। ही हैज़ द राइट क्या है, टू सेंड मैसेज टू आइदर, हाँ मान लो कोई बिल पेंडिंग है या फिर कोई काम है, मैटर है, किसी टॉपिक अर्जेंट टॉपिक में मैटर पे डिस्कस करना है, वो पेंडिंग है किसी भी हाउस में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, भाई आपका इस बिल पे आपका अभी तक चर्चा कुछ हुआ नहीं, कोई रिजल्ट आया नहीं, अभी तक पेंडिंग है, प्लीज़ इस पर गो थ्रू करिए, जल्दी से रिजल्ट दीजिए, ठीक है, मैसेज कर सकता है कभी भी प्रेसिडेंट। समन्स एंड प्रोरोग द हाउस, प्रोरोग मतलब कैंसिल कर सकता है, ठीक है, मीटिंग। President has the power to summon and prorogue the House of Parliament. The powers to summon the President Parliament is subject to condition that there should not be a gap of more than 6 months between two sessions. ठीक है, each house. Normally there are 3 sessions: budget session, monsoon session and winter session. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लीज़ नेम द 3 sessions. ठीक है, ये पॉइंट कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कभी भी मीटिंग, कभी भी दोनों हाउसेस को सेशन में अरे यार सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि जो प्रेसिडेंट उनके पास ये पावर रहता है कि जब वो दोनों हाउस समन कर सकते हैं, कब, जब देखेंगे कि ये लोग सेशन का जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप होता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन करेंगे इन लोगों को कि भाई आपका सेशन का टाइम एक्सपायर कर रहा, प्लीज़ सेशन में आइए और काम चालू करिए, जो बजट सेशन है, मानसून सेशन, विंटर सेशन, उस पर अपना काम शुरू रखिए, ठीक है। हाँ, डिसॉल्व द लोकसभा, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन। राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जब भी देखिएगा लोकसभा में क्या हुआ, जब मेजोरिटी का सीट्स नीचे गिर गया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया हो या फिर कंट्री चल नहीं रहा, तो कभी भी उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। ओके, यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर में आपको सब कुछ समझाया हुआ, प्लीज़ जाके आप देख लीजिएगा। अब वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं, कितने, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं टू द राज्यसभा फ्रॉम अमंग पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन दीज मैटर्स, किसमें, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ठीक है। द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट 2 members of the Anglo-Indian community to the Lok Sabha if he feels that the community is not adequate represented in the house. प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि राज्यसभा में वो 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि कुछ स्पेशल फील्ड से आते हो, जैसे कि साइंस हुआ, लिटरेचर हुआ, आर्ट एंड सोशल सर्विस, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फील्ड्स, ओके। एंड वो लोकसभा में क्या करते हैं, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि एंग्लो इंडियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ से वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, बट अब वो हट चुका है, ये बुक पुराना है इसलिए इसमें अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। एसेंट ऑफ बिल, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट एन एसेंट ऑफ एंड द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता बिना सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। वंस अ बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। जब भी एक बिल पास होता है वो कहाँ भेजा जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, किस लिए, अप्रूव करने के लिए, फॉर हिज अप्रूवल। हाँ, द प्रेसिडेंट में गिव हिज असेंट और विथहोल्ड द बिल एंड सेंड इट बैक टू द हाउस कंसर्न विथ रिकमेंडेशन। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, मान लो उस बिल को पढ़ता है तो बहुत बार देखता है कुछ गड़बड़ है या फिर मतलब सही नहीं है, कुछ करेक्शन का ज़रूरत है, तो क्या करता है, पढ़ते हैं, फिर उसे बोथ हाउस को भेजते हैं वापस अपना रिकमेंडेशन के साथ, ठीक है। हाउएवर इफ़ द बिल इज़ पास्ड अगेन इन द सेम फॉर्म ही हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। मान लो बोथ द हाउसेस पास कर दिया एक बिल को, प्रेसिडेंट का चला गया, प्रेसिडेंट ने पढ़ा कि यहाँ नहीं यहाँ पे कुछ करेक्शन का ज़रूरत है, उन्होंने रिकमेंड करके वापस भेज दिया, लेकिन जब वो और ये बोथ द हाउसेस पे कंपलसरी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें, दैट इज़ नॉट कंपलसरी, इट डिपेंड्स अपॉन देम। अगर बोथ द हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, नहीं चाहते हैं कि उनका रिकमेंडेशन ले प्रेसिडेंट का, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या करेंगे, बिना रिकमेंडेशन को चेंज किए हुए वो जो पुराना बिल था फिर से जब भेजेंगे तो प्रेसिडेंट इज़ बॉन्ड टू साइन इट। बात समझे, मान लीजिए
लोअर हाउस अपर हाउस ने बोला कि वाटर बिल पे हम लोग बिल पास कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों हाउस में बिल पास हो गया तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट बोलते नहीं नहीं यार इतना टैक्स नहीं, थोड़ा कम करना चाहिए या फिर थोड़ा कुछ चेंजेस लाते हैं, तो वो वापस भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा के पास। लोकसभा राज्यसभा के ये कंपलसरी नहीं है कि उनका प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करें, इट इज़ नॉट कंपलसरी। उन्हें लगता है कि एक्सेप्ट करना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा राज्यसभा लोअर हाउस का। तो उन्होंने अगर लगा कि नहीं रिकमेंडेशन एक्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, बिना रिकमेंडेशन को चेंज किए फिर से भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जब सेकेंड टाइम भेजेंगे तो प्रेसिडेंट इज बॉन्ड टू साइन इट, ही कैन नॉट सेंड इट बैक, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन इट, ओके। यूजुअली द हाउस एग्जामिन्स द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यूजुअली क्या होता है, हाउस एग्जामिन करता है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन को, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंसेस। प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंसेस का मतलब आप सोच रहे हो क्या होता है, देखो प्रोक्लेमेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिक्लेयर करना, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक हाई ऑफिशियल जो ऑर्डर आपको ऑर्डर दे रहा हो। यहाँ पे जो एक ऑर्डिनेंस होता है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जा सकता है, ठीक है, इट्स एन ऑर्डर। प्रोक्लेमेट करना क्या, डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। किस किस कंडीशन में प्रोक्लेमेशन होता है ऑफ ऑर्डिनेंसेस, देखो द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस मेक इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। देखो प्रेसिडेंट को ये लगना चाहिए कि एक्चुअली अब उनका कोई ज़रूरत है वहाँ पे कोई एक्शन लेने का। अगर उनका कोई ज़रूरत नहीं रहेगा तो वो एक्शन वो नहीं लेंगे, कोई ऑर्डर या फिर कोई ऑर्डर डिक्लेयर नहीं करेंगे। नहीं, अगर उनको लगता है कि नहीं उनका एक्शन लेने का कोई ये टाइम आ गया है तो वो एक्शन लेने को संग संग रेडी हो जाएंगे, तो उनको ये सेटिस्फाइड होना होगा, ठीक है। चलो हाँ आ गया पॉइंट 2, द ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोक्लेमेटेड एट द टाइम व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस कब प्रोक्लेमेट होगा, जब दोनों हाउस मतलब सेशन में नहीं रहेंगे, तभी ना। मान लो देखो जब दोनों हाउस सेशन में रहेंगे तब फिर कोई गाइड करने वाला उस टाइम रहता नहीं है, मतलब सेशन में नहीं, मतलब इसका मतलब क्या, मेंबर्स अभी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे कौन एक्शन लेगा, प्रेसिडेंट लेगा, ऑब्वियस बात है। इसीलिए जब दोनों हाउस जब सेशन में नहीं रहते तो प्रेसिडेंट वहाँ पे अपना एक्शन लेता है जो कि उसे लेना चाहिए। इफ़ वन हाउस इज इन सेशन देर इज़ नो बार इन इशूइंग द ऑर्डिनेंसेस। अगर एक हाउस सेशन में रहे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डिनेंस को प्रोक्लेमेट करने का, ठीक है। अगर कोई हाउस सेशन में है तो वो तो प्रेजेंट है चलाने के लिए ना देश को, या फिर जो भी एक्शन चाहिए एट प्रेजेंट लेने को रेडी है। एक हाउस है तो वहाँ पे चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाता बाय द प्रेसिडेंट। द ऑर्डिनेंसेस सो प्रोमिलगेटेड शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज व्हेन दे रिजेंबल। जो ऑर्डिनेंस रहेगा जो डिक्लेयर किया गया वो क्या किया जाएगा, हाउस के सामने पेश किया जाएगा जब वो लोग अपना ऑफिस होल्ड कर लेंगे, मतलब प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जब अपना हाउस रिजेंबल कर लेंगे। इफ़ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव द ऑर्डिनेंसेज इट लैप्सेस। देखो जब ये पार्लियामेंट क्या करेगा, अप्रूव नहीं करेगा ऑर्डिनेंस को, मतलब बोलेगा कि नहीं ऑर्डिनेंस का ज़रूरत नहीं है, तो क्या लैप्सेस हो जाएगा। लैप्सेस का मतलब होता है कि वो काउंसिल से पास हो गया लेकिन वो असेंबली में पेंडिंग है, अभी भी उसको पूरा कंप्लीट एक्शन लिया नहीं गया, पास हो गया बट वो स्टिल पेंडिंग है। उसमें जो फाइनल मान लो जो भी फाइनल प्रोसीडिंग चाहिए रहता है कि अब वो एक्शन में आएगा, उसके पहले वो होल्ड पे रख दिया जाता है, ठीक है। चलो, if an ordinance is not disapproved, it will automatically cease to operate at the end of 6 weeks from the date of the parliament resembles, ठीक है। अगर मान लो एक ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव नहीं किया गया तो इट विल ऑटोमेटिकली ऑपरेट, मतलब मान लो कोई भी ऑर्डिनेंस है जिसको कि बोथ द हाउस बोला कि नहीं इसे हम लोग एक्शन लेंगे, तो कब होगा, विदिन द 6 वीक्स, जिस दिन असेंबली रिजेंबल किया उसके 6 वीक्स के अंदर वो प्रोक्लेमेशन एक्शन में आ जाएगा, ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्लियामेंट रिजेंबल्स, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज ऑर्डिनेंसेस लैप्सेस इफ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मान लो पार्लियामेंट के द्वारा कोई अगर एक्ट ला दिया जाता है तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है जो कि ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। मान लो प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया और पार्लियामेंट ने एक अपना एक्शन लिया, एक्ट लाया, ठीक है, तो एक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा ऑर्डिनेंस के ऊपर। तो जब तक एक्ट क्लियर नहीं होता तब ऑर्डिनेंस क्या लैप्स में मतलब होल्ड पे है, ठीक है। चलो, असेंट ऑफ सम स्टेट बिल्स, कुछ स्टेट बिल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द गवर्नर में रिजर्व सम बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ बिल को पास करते हैं तो गवर्नर क्या करता है वहाँ पे उसे रिकन्सिडर करता है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास भेजता है ताकि चेक करे कि नहीं सर जो भी पास हुआ सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ठीक है।
The president can refuse to assent to such a bill or he can also send it back for reconsideration. प्रेसिडेंट वहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं कि नहीं हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम एसेंट नहीं करेंगे, या फिर मान लो वहाँ पे कुछ चेंजेस का ज़रूरत है तो उसे रिकमेंड करके वापस भेज देंगे, ठीक है, रिकन्सिडरेशन के लिए. बिल्स अफेक्टिंग मैटर्स सच एज पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. मान लो जो भी हाई कोर्ट को रिलेटेड जो भी मैटर्स रहेगा तो उसे वहाँ पे कौन चेक करेगा, प्रेसिडेंट ही चेक करेंगे, क्योंकि अपॉइंट कौन करता है जजेस को, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है. इसीलिए जो भी रिलेटेड हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के रिलेटेड जो भी रहेगा वहाँ प्रेसिडेंट अपना एक्शन लेंगे, ठीक है. चलो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. अ बिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और alteration of areas for the existing state cannot be introduced except on the president recommendation. अगर प्रेसिडेंट को लगता है या फिर मान लो कोई एक बिल पास होता है कि अब हमें एक नया स्टेट का ज़रूरत है या फिर ये एरिया बहुत बड़ा होता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एक नया स्टेट का ज़रूरत है, तो वहाँ पे बिना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन का वो काम कभी नहीं हो सकता. या मान लो वेस्ट बंगाल में हमें और कोई ज़मीन ऐड करनी है या फिर ज़मीन घटानी है, जो भी है प्रेजेंट स्टेट में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना ऑफ लैंड या फिर न्यू स्टेट फॉर्म करना है, तो बिना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन कभी नहीं हो सकता वो, ठीक है. चलो अब आता है discretionary powers. Points पाते हैं डायरेक्ट. Appointment of the Prime Minister in a situation where no single party commands a clear support of the majority of the Lok Sabha members and there is a hung parliament. यहाँ पे क्या होता है, मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों का इलेक्शन हुआ तो ऐसा देखा गया कि दोनों पार्टी ही मेजोरिटी होल्ड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट क्या करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं दोनों में से किसी एक मेंबर, दोनों पार्टी में से किसी एक मेंबर को एज द प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर का तो ज़रूरत है ही हमें, तो वहाँ पे जब तक एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं होता और दोनों में कोलिजन, दो पार्टी में कोलिजन हो गया कि दोनों मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पा रहे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे एक हंग पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि बीच में लटका हुआ है ना, गर्दन से लटका हुआ है, मतलब इलेक्शन भी हो गया, कुछ सीटों के चलते आप नहीं बन पा रहे, कुछ सीटों के चलते हम नहीं बन पा रहे, तो वहाँ पे क्या प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है. This is because the president cannot appoint the new prime minister on advice of the outgoing prime minister who may have lost the election or support of the house. क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी एक नया प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता, किसके द्वारा, किसके एडवाइस के द्वारा, जो कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना सीट हार चुका है, अपना कुर्सी हार चुका है, ही हैज़ लॉस्ट द इलेक्शन, ठीक है, एंड द ऑफिस, उसका रिकमेंडेशन में कभी कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, ठीक है. चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सडन डेथ ऑफ द incumbent where the ruling legislature party is unable to meet the immediately to elect a leader. यहाँ पे क्या होता, मान लो इंसान है, डेथ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे क्या करता है, प्रेसिडेंट एक अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है. जब देखता है कि जो रूलिंग पार्टी एक लीडर चूज़ नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं लीडर को या प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है. चलो, थर्ड पॉइंट होता है, व्हेन द रूलिंग पार्टी हु हैज़ लॉस्ट मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा और व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मे हैव बीन पास्ड अगेंस्ट इट recommends the president to dissolve the Lok Sabha, then it is at the discretion of the president to either dissolve the house or ask another party to prove its majority on the floor of the house. देखो यहाँ पे क्या होता है, आप कंसेप्ट समझो, मतलब पूरा स्टोरी की तरह समझा रहा हूँ. जब एक रूलिंग पार्टी सरकार पर रहती है, मान लो बीजेपी सरकार में है, और क्या होता है, वो अपना मेजॉरिटी खो देती है, ठीक है, मेजॉरिटी खो देती है, ठीक है, या फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है बीजेपी के अगेंस्ट में कि सर आपसे देश चल नहीं रहा, यू हैव टू स्टेप डाउन, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो या तो उसका स्टेप डाउन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, या तो डिसॉल्व कर दे प्रेसिडेंट, स्टेप डाउन जो उसका ऑफर, जो मतलब जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो उसका स्टेप डाउन का एक्सेप्ट कर ले और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, या फिर क्या करे कि दूसरे पार्टी को ऑफर करे, मान लो कांग्रेस है, उसे कहे कि सर आप मेजॉरिटी प्रूव करो, या फिर कोई भी पार्टी है उसे बोले कि आप मेजॉरिटी प्रूव करो तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे रहा हूँ. ये दोनों ऑप्शन उसका हो जाता है, या तो डिसॉल्व करके फिर से री इलेक्शन होगा, या फिर क्या होगा, कोई और पार्टी को बोलेगा कि इफ़ यू हैव द मेजॉरिटी देन प्रूव ऑन द फ्लोर, ठीक है, हाउस में प्रूव करो, ठीक है, ताकि आपको हम अपॉइंट कर सकें, ठीक है. चलो, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस मिनिस्टर्स इन केस ऑफ The president can dismiss ministers in case of council of ministers loses the confidence of the house but refuses to resign. अब ढीठ होता है ना, इंसान ढीठ होते हैं. मान लो आपको क्या हुआ, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके ऊपर पास कर दिया गया, आप पास कर गए, बट आप रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट लात मार के हटा देगा, ठीक है. सिंपल सा बात है.
अब आता है क्या, इमरजेंसी पावर्स। एन इमरजेंसी इज अ सर्टेन और unforeseen situation demanding immediate action. It is a situation in which the head of the state assumes extraordinary powers. The president can proclaim a state of emergency in the following cases. जब कंट्री में जब इमरजेंसी आता है तो वहाँ पे जो हेड होता है वो कौन हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो जाता है, वो उनका सुप्रीम पावर हो जाता है वो, ठीक है, प्रेसिडेंट। कब इमरजेंसी लागू हो सकता है, आइए पॉइंट्स में देखते हैं। National or general emergency, there is a danger of foreign aggression or danger to the peace and security of the country because of a civil war, insurgency और other such cause। मान लो बाहर से कोई अटैक हम लोग पे होने वाला है, या फिर हम लोग के इंटरनल बहुत प्रॉब्लम हो गया, सिविल वॉर हम लोग देश में खुद हो गया। सिविल वॉर इन द सेंस भीतर जो वॉर होता है ना कंट्री के, इंटरनल जो वॉर हो गया पब्लिक के बीच में, या फिर और जितने भी इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंट्री में एक इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट हैज़ ब्रेक डाउन एंड देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अदरवाइज। जब देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, या फिर डेडलॉक हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मतलब कंट्री काम नहीं कर पा रहा, पार्लियामेंट काम नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक इमरजेंसी लागू कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे कि देखो हर कंट्री को एक लीडर का ज़रूरत है। जब देखा जाए कि वहाँ डेडलॉक आ गया, या जो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर पा रहे, डेडलॉक में आ गए, फंस गए, जो भी हो रहा, तो वहाँ पे कौन एक लीडर हमारा बन जाता है, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कब बनते हैं, वो एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक डेडलॉक आ गया है। चलो नेक्स्ट सेकंड आता है बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अ सेटबैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट फिजिबिलिटी ऑफ कंट्री इज़ लाइकली टू अकर और हैज़ अकर्ड। मान लो कंट्री में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, कंट्री का पैसा ख़त्म हो गया, या फिर फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे एक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आता है नेशनल और जनरल इमरजेंसी। सर्कमस्टांसेस कब हो सकता है, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट a grave emergency exists where the security of India or any part of the territory is threatened either by war or by external aggression or by armed rebellion और में proclaim emergency। ये पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कि जब प्रेसिडेंट ये देखता है कि सच में हम लोग इंडिया कंट्री के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा, या फिर कोई भी स्टेट या फिर कोई पार्ट ऑफ इंडिया में देखना जाए कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा, किसके द्वारा, कोई वॉर के द्वारा, या फिर सिविल वॉर, या फिर इंटरनल वॉर, या फिर रेबेलियन होता है ना, मतलब पब्लिक यूथ मिल के मारने लगा, पूरे लाठी चार्ज कर दिया, या फिर प्रॉब्लम पूरे कंट्री में क्रिएट कर दिया, मान लो कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गया, तो वहाँ पे जब देखेगा कि सच में ये बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वहाँ पे एक इमरजेंसी लागू कर देता है, ठीक है। सिंपल सा रीड करेगा वो समझ आ जाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन मतलब क्या, पूरे कंट्री में मारा मारी हो रहा, बम फोड़ रहा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू सच प्रोक्लेमेशन अनलेस ही हैज़ अप्रूवल इन राइटिंग टू द यूनियन कैबिनेट। प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी वहाँ नहीं ला सकता जब तक कि वो एक रिटर्न एक रिटर्न डिक्लेरेशन उसके पास ना आ जाए, कहाँ से, यूनियन कैबिनेट से अप्रूव ना करे। जब तक यूनियन कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगा प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं ला सकता। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट्स ऑफ जनरल इमरजेंसी, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं जनरल इमरजेंसी के, आइए देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ जनरल असेंबली इज दैट द एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर पार्शियली और होल्ली सस्पेंडेड। देखो जब भी जनरल इमरजेंसी लागू किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो आपका फंडामेंटल राइट्स जो रहते हैं वो आपसे संग संग छीन लिया जाता है, आपका फंडामेंटल राइट्स आपसे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है। आप तब वो नहीं बोल सकते कि आई हैव द राइट टू स्पीच, आई हैव द राइट टू डू वॉट एवर, नो यू कांट, ओके, they are suspended until and unless the emergency is removed, okay. Even the right to move to Supreme Court and or the State High Court for the enforcement of the rights except Article 20 and 21 remains suspended। यहाँ तक कि आपको जो हक दिया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का, आपसे वो हक भी छीन लिया जाता जब तक आपका इमरजेंसी लागू हो रहा है। आपका सिर्फ आर्टिकल 20 या 21 में जो प्रोविजंस दिए गए उसको छोड़ के बाकी सब जितने 395 आई थिंक आर्टिकल्स है सब सस्पेंड हो जाते हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, आइए देखते हैं। आर्टिकल 20 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि एक ही पनिशमेंट के लिए कोई भी आदमी एक बार से ज़्यादा सेम पनिशमेंट के लिए सेम क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं पाएगा, ठीक है। एक क्राइम, जैसे मैंने ये बॉटल चोरी किया उसके लिए मुझे 2 साल की सज़ा हो गई, ठीक है, 2 साल की सज़ा नहीं होती, बट
जब मैंने 2 साल की सज़ा कंप्लीट कर ली तो फिर मुझे 2 साल की सज़ा नहीं दे सकता फॉर द सेम क्राइम। मुझे उसके लिए कोई और क्राइम वहाँ पे ये क्रीम चुरा लिया तब मुझे जेल हो जाएगी, बट सेम क्राइम के लिए मुझे फिर से पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जो जीने का हक है, जो राइट टू लिव है, वो आपसे नहीं छीना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 वही है। कितना है, चलिए अब आता है हमारा क्या, हाँ, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। द कंट्री हैज़ टू फॉरगो इट्स फेडरल स्पिरिट, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट एंड सेंटर, यूनियन एंड द स्टेट, एज द स्टेट्स आर ऑब्लाइज टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटर। स्टेट्स को सेंटर का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा। ठीक, द यूनियन पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू गिव डायरेक्शन टू अ स्टेट और एनी मैटर सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन, control of the union executive and will function as under a unitary system and local सब डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, देखो, द फंडामेंटल पार्लियामेंट एक्वायर करता है पावर टू डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आपको इस तरह से चलना है ताकि स्टेट जो है एक सेंटर के अंदर कम्प्लीटली आ जाए। ठीक है, फिर से सुनिएगा, द कंट्री हैज़ टू फॉरगो इट्स फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एज द स्टेट्स आर ऑब्लाइज टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटर। स्टेट्स को मैंडेटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं बोल सकते, बट हाँ, स्टेट्स को सेंटर का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा। द यूनियन पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर्स टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट और एनी मैटर ऑन एनी मैटर। यूनियन पार्लियामेंट क्या करता है, एक्वायर करता है क्या पावर, क्या चीज़ के लिए, स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड विल फंक्शन एज अ यूनिटरी सिस्टम विद अ लोकल सब डिवीजन। ठीक है, जब एक्वायर कर लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर स्टेट्स को रन करने का, तो उससे क्या होता है, एक पूरा कंट्री एक बॉडी बन जाता है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल अलग हो गया स्टेट अलग हो गया, ऐसा नहीं। यूनिटरी बॉडी के लिए क्या करता है, सेंटर क्या करता है, स्टेट को एक्वायर करता है वो पावर कि आप मेरा बात तो आपको सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आता फाइनेंसेस। द सेंटर इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर का पावर है कि फाइनेंशियल प्रोविजन जो भी है उसे कैन सस्पेंड कर देने का। ठीक है, मैटर सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड सैलरीज ऑफ एमपीज मे बी ऑल्टर्ड। अगर देखिएगा कि फाइनेंशियल इशू आ गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा, तो जो भी फाइनेंशियल प्रोविजंस है जो लगता है नेसेसरी नहीं है वहाँ पे सस्पेंड कर दी जाएगा, या फिर जो एमपी एमएलएज है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्टेट और सेंटर का जो भी सैलरीज बनता है, जो भी उस पर ऑल्टरेशन दे सकता है, मतलब चेंजेस ला सकता है, कम बेसिस ज़्यादा जो भी है कर सकता है। ठीक है, द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कहाँ गया, हाँ, ड्यूरिंग द इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। इमरजेंसी में क्या होता है, टर्म लोकसभा को क्या करता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। द सेम रूल में भी अप्लाइड ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली और एनी स्टेट। अगर स्टेट में अगर डाल दिया जाता है इमरजेंसी, तो वहाँ पे क्या करता है, उनका 1 साल का टर्म बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज। इफ़ द प्रेजिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर or otherwise is satisfied that the governance of a state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution, he may declare an emergency in the state। अगर गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि सर, जैसे मान ले वेस्ट बंगाल का जो सरकार है वो अपने स्टेट को नहीं चला पा रहे, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, मार धार, मतलब क्योटिक सिचुएशन है और गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहा, तो क्या करता है, गवर्नर प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है कि सर यहाँ पे ऐसा सा प्रॉब्लम। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है कि सच में हाँ इस स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में इतना प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। किसमें, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सीएम नहीं रहेगा, ये सीधे गवर्नर और प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, देखो, दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल बिकॉज द प्रेसिडेंट में एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जितना भी इस फंक्शन होगा स्टेट का, उसको कौन कंट्रोल करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ड्यूरेशन क्या है। द ड्यूरेशन ऑफ सच एन इमरजेंसी इज़ 2 months। 2 months का इमरजेंसी यहाँ पे लागू होता है। इफ़ इट वेट टू कंटिन्यू बियॉन्ड 2 months इट शुड बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट। अगर 2 महीने से ज़्यादा होना होगा तो मतलब पार्लियामेंट का परमिशन या फिर रेक्टिफिकेशन लगेगा। The proclamation will cease to a valid for 6 months after the date of the issue even if the parliament ratifies। अगर जब पार्लियामेंट का रेटिफाई करने के बाद भी लास्ट जो रहेगा वो 6 months तक
वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद एक री इलेक्शन हो जाएगा। इट कैन हाउएवर बी एक्सटेंडेड टू अनदर 6 मंथ्स, एक और 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है। दस प्रेसिडेंट रूल कैन नॉर्मली कंटिन्यू ओनली फॉर 1 ईयर, हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 ईयर के बाद आपको री इलेक्शन करना ही है, ठीक है। इट मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर अंडर 2 कंडीशन, सिर्फ 2 कंडीशन ऐसे होंगे जब एक्सटेंड होगा 1 साल से ज़्यादा। मैंने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ ऑपरेशनल इन द होल इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, जब देखा जाए कि पूरे, अगर देखा जाएगा कि उस टाइम में 1 साल हो गया मान लो इमरजेंसी का, और अगर 1 साल एक्सटेंड करना तो कब होगा, जब देखा जाए कि पूरे कंट्री में इमरजेंसी लागू है, या फिर वेस्ट बंगाल, मान लो एग्जांपल, वेस्ट बंगाल किसी एक पार्ट में अभी भी इमरजेंसी का ज़रूरत है तो स्टेट में इमरजेंसी लागू रहेगा, ठीक है। और एनी, देखो एनी पार्ट ऑफ द स्टेट यहाँ बुक में दिया हुआ है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट द होल्डिंग इलेक्शन और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि सर अभी यहाँ पे री इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। चलो, हाउएवर नो सच प्रोक्लेमेशन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 3 days, 3 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द प्रेसिडेंट, जब इफेक्ट क्या क्या इमरजेंसी के होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा उस स्टेट का डायरेक्टली किसके अंदर आ जाएगा, प्रेसिडेंट के अंदर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, उस स्टेट का जो गवर्नर रहेगा वो वहाँ पे एक्ट करेंगे एज द हेड ऑफ द स्टेट, कब किसका एडवाइस पे, जो यूनियन गवर्नमेंट रहेगा उसके इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो वहाँ पे गवर्नर काम करेंगे, ठीक है। द प्रेसिडेंट में डिसॉल्व द विधानसभा ऑफ द स्टेट और डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट क्या करेगा, जो विधानसभा है वहाँ पे उसे डिसॉल्व कर देगा, जो मतलब सीएम है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा और डिसमिस कर देगा, उन्हें हटा देगा वहाँ से, उनके काम से हटा देगा, डिसमिस कर देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। कीप द असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, असेंबली को रखेगा, मिनिस्टर्स को रखेगा, लेकिन कब, वहाँ पे ऐसे सस्पेंडेड एनिमेशन रहेगा, मतलब वो प्रेजेंट रहेंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा, जो काम करेगा वो गवर्नर करेगा, ठीक है। जो भी काम रहेगा, एक्शन रहेगा, कौन करेगा, गवर्नर करेंगे, ये लोग बस नाम के वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। In both cases, the Union Parliament can pass laws even all the subjects of the state list for that particular state. Even the annual budget of the state is presented and passed by the Parliament. मतलब ऐसे अभी वेस्ट बंगाल का मान लो जो बजट है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पेश करता है, लेकिन अगर इमरजेंसी रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसका हर काम सेंट्रल संभालेगा, तो यहाँ का जो बजट भी आएगा स्टेट का वो भी कौन प्रेजेंट करेगा, पार्लियामेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। When the Lok Sabha is not in session, the president may authorize expenditure out of the consolidated fund of the state. जब देखा जाएगा कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, कंसोलिडेटेड फंड से जो पैसा है उसे निकालेगा और किस पे खर्च करेगा, उस स्टेट पे खर्च करेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ बजट तो पेश हो रहा नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, अगर देखो अगर इमरजेंसी लागू है मतलब कोई सरकार वहाँ पे है नहीं, कोई गवर्नमेंट वहाँ पे है नहीं, तो कौन काम करेगा, पार्लियामेंट वहाँ पे उस स्टेट का काम करता है, ठीक है। लेकिन देखा जाता है कि पार्लियामेंट भी तो सेशन में नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से पैसे निकालेंगे उस स्टेट को रन करने के लिए, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटिंग टू एनी अथॉरिटी स्टेट एक्सेप्ट दोज ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी वहाँ पे रहेंगे, हाई कोर्ट को छोड़ के जितने भी अथॉरिटीज़ रहेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट को छोड़ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी काम काज रहेंगे, जो भी अथॉरिटीज़ रहेंगे, उनको क्या करेगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा उस स्टेट में, ठीक है, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट। कुछ एग्जांपल्स है, ये आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में एग्जांपल्स कभी नहीं आएंगे, प्लीज़ आप याद रखना। अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी के पास, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस, कब हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफ़ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज़ अराइजन वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द नेशन इज थ्रेटेड, इट ही कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गया कंट्री का, या फिर हम लोग कर्ज में बहुत डूब गए, या फिर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बद से बदतर हो गया, तो वहाँ पे क्या करेगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर। हाँ, अब आता ड्यूरेशन क्या रहता है। सच अ प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इज़ वैलिड फॉर 2 months
unless it is approved by resolutions of both the houses of parliament। इमरजेंसी कब फाइनेंशियल लाया जाता है, कब लाया जाता है, जब बोथ द हाउसेज उस पर रेजोल्यूशन पास करें और 2 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, अनलेस अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज, ठीक है। इफ़ द लोकसभा इज रिजॉल्व व्हेन सच अ प्रोक्लेमेशन इज मेड एंड रेजोल्यूशन इज सपोर्टिंग इट इज़ पास्ड बाय द राज्यसभा। जब देखा जाता है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होता है और वहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, तो कौन कंट्रोल करता है वहाँ पे, कौन मेन एक्ट करता है वहाँ पे, राज्यसभा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो मनी बिल होता है या फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ होता है वो कभी भी राज्यसभा में जनरेट नहीं हो सकता, वो सिर्फ लोकसभा में ही होता है, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन विल सीज टू एग्जिस्ट एट द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डे ऑन विच द लोकसभा फर्स्ट सिट्स आफ्टर द रिकन्स्ट्रक्शन। जो कंटिन्यूएशन रहेगा, जो प्रोक्लेमेशन रहेगा, जो भी सीज रहेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का, उस पर कब लोकसभा काम करेगा, जब फर्स्ट वो लोग अपना सेटिंग करेगा री इलेक्शन के बाद, ठीक है। चलो अब आता है इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट मेथड्स टू गेट आउट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। इफेक्ट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक फाइनेंशियल कमीशन बैठाएगा जो कि हेल्प करेगा, सजेस्ट करेगा कि किस तरह से हम लोग उस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकले, फाइनेंशियल क्राइसिस से हम लोग बाहर निकले। He may adopt suitable measures to restore financial stability in the light of recommendation of the Financial Commission। Financial Commission का recommendation से वो बहुत सारे मतलब suitable measures लेंगे जिससे कि वो financial stability को पा सके उस कंट्री का, मतलब हमारे कंट्री का। If the president can reduce the salaries and allowances of all or any class of persons including judge of the Supreme Court and the High Court। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी आदमी का मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका क्या करेंगे, सैलरी कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, घटा ही सकते हैं। दैट इंक्लूड्स इवन द जज एंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है, हर कोई। ऑल मनी बिल पास बाय द लोकसभा आर टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर कंसिडरेशन। जितने भी मनी बिल पास लोकसभा से होते हैं कहाँ सबमिट होंगे, सीधे प्रेसिडेंट के पास सबमिट किया जाएगा, ठीक है। जो भी मनी बिल पास होगा बाय हिज और हर आर टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। उनका कंसिडरेशन के लिए या फिर उनका सजेशन के लिए मनी बिल कहाँ सबमिट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास किया जाएगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट इन रिगार्ड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इन मैटर ही थिंक्स फिट। प्रेसिडेंट क्या करेगा, स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि किस तरह से वो अपना मनी को यूटिलाइज़ करे, ताकि वहाँ किस तरह से वो पैसे को यूटिलाइज़ करे जो कि बेस्ट वे रहेगा। कौन करेगा सजेस्ट, स्टेट को, प्रेसिडेंट करेंगे स्टेट को कि अपना पैसे को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करो ताकि वो बेस्ट हो कंट्री के लिए, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू सबमिट मनी बिल टू हिम फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हर स्टेट को बोलेंगे कि भाई जो भी मनी बिल का आपको जो बिल होता है वो डायरेक्ट मुझे सबमिट करो, प्रेसिडेंट को सबमिट करो, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल इमरजेंसी फ़िलहाल तो हमारे कंट्री में आज तक कभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। आज से जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी देखे नहीं है। अब आता है चैप्टर का एक नया पार्ट जो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं कि ये आर्टिकल 63 में पड़ता है, ठीक है। याद रखिए 1 मार्क क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन क्या है, अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट का जो क्वालिफिकेशन है उसे वो क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है। द पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। सेम वही घिसा पेटा लाइन जो कि प्रेसिडेंट के लिए था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। Term of office, the vice president shall hold an office for a term of 5 years from the date on which he enters office। 5 years का tenure है। He may by writing address to the president resign his office, resign कर सकता है किससे, president को लिख के, letter लिख के। Such resignation will be communicated by the president to the speaker of the Lok Sabha। जब वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करा रहेगा तो वो एक लेटर लिखेंगे तो प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस चीज को फॉरवर्ड करेंगे किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को, तब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। He may for the violation of the constitution be removed from the office by the process of impeachment। वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। He shall continue to hold the office notwithstanding the expiry of his term until his successor enters upon his office। कब तक होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को, जब तक कि एक न्यू सक्सेसर उनका जगह पे आना जाए, ठीक है। चलिए